All right, students. First of all, can we define the nucleus? क्या न्यूक्लियस को एक जुमले की तारीफ में बंद किया जा सकता है? Yes. हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. It is the control center of a cell that contains the genetic material of that cell, or if it is a multicellular organism, तो उस सूरत में हम कह सकते हैं of the whole organism. Okay? अब देखें, न्यूक्लियस मरकज़ा जिसको उर्दू में हम कहते हैं. अब मरकज़ा कहलाने की वजह क्या बनी हुई है? इसकी पोजीशन. जब रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया तो उसने देखा कि अगर एनिमल सेल्स हों तो न्यूक्लियस हमेशा दरमियान में मौजूद होता है, लेकिन अगर प्लांट सेल्स हों तो उस सूरत में न्यूक्लियस दरमियान में नज़र नहीं आएगा, बल्कि इट विल बी पुश्ड टू वन साइड. उसको एक साइड पे धकेल दिया जाता है, और उसको धकेलने वाला कौन सा ऑर्गेनल होता है? इट इज द बिगेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द प्लांट सेल एंड दैट इज वैक्यूल. ओके, सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हम कह रहे हैं कि ये कंट्रोल सेंटर है किसी भी सेल का, क्योंकि इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. और स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द जीन एक्सप्रेशन. जिस वक्त भी किसी भी सेल को मैसेजेस दिए जाते हैं तो वो हमेशा जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं. डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से फिर ट्रांसफर आरएनए, और ऑनवर्ड जो है राइबोसोमल आरएनए तक ये मैसेजेस जाते हैं, और उससे प्रोटीन्स बनाए जाते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर लिया जाता है. तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है सेल के अंदर, व्हिच इज इनिशिएटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. तो डिस्कवरी का अभी मैंने आपको बताया, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया, और इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये भी हम पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ an animal cell, while it lies, or it is pushed to one side, or we can say periphery of the cell, in plant cell. एनिमल सेल के दरमियान में मौजूद है, और उसको दरमियान में मेंटेन करने के लिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, दैट आर नोन एज लेमेन्स. ओके, तो वो इस न्यूक्लियस की सेंट्रल पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्पफुल हैं, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर ऐसा नहीं है. वैक्यूल ने उसको आगे की तरफ धकेल दिया हुआ है. देन स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट बात है कि क्या सब सेल्स के पास एक ही न्यूक्लियस होता है? नो. हो सकता है कुछ सेल्स ऐसे हों कि सिर्फ सेल डिवीजन के लिए उनको न्यूक्लियस की जरूरत हो, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनके पास कोई भी न्यूक्लियस ना होता हो. और कुछ सेल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो थ्रू आउट अपनी लाइफ एक ही न्यूक्लियस के साथ गुजारा कर जाते हैं, और कुछ सेल्स दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई पे मुश्तमिल हो सकते हैं. तो इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं, और ये टर्म्स मैं अभी आपके लिए लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर. ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ए न्यूक्लिएट कंडीशन. किसी भी सेल को हम ए न्यूक्लिएट कब कहते हैं? उस सूरत में when there is no nucleus in the cell. और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल कौन है? हमारे एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स द रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस इनसाइड देयर साइटोप्लाज्म, और इनके अंदर से जो न्यूक्लियस है उसको हटा दिया जाता है. व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? इसकी वजह क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में मददगार होता है. Alright students, then the second type is mononucleate condition. Mono, एक. Those cells which complete their life cycle with only one nucleus. एक ही न्यूक्लियस के साथ सारे के सारे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने वाले जो सेल्स हैं, they are known as mononucleate cells. हमारे बहुत सारे सोमेटिक सेल्स हैं, they are always mononucleate.
Then the third condition is binucleate or it is also known as dikaryotic condition. Binucleate या dikaryotic condition. In this condition, the cells they have two nuclei. कुछ सेल्स के अंदर दो न्यूक्लियाई मौजूद हो सकते हैं एक ही वक्त में साइटोप्लाज्म के अंदर, स्पेशली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पैरामीशियम. पैरामीशियम में एक न्यूक्लियस जो है उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो उसकी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है. Then the fourth type is multinucleate condition. Multinucleate, उसके नाम से पता चल जाना चाहिए. मल्टी बहुत सारे. The condition in which the cell contains a lot of nuclei or many nuclei. Okay? इसमें स्टूडेंट्स अगेन एक एग्जांपल हम ले रहे हैं फंजाई. ऑलराइट, फंजाई के अंदर हाइफे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. उनकी ग्रोथ के टाइम बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमें इस तरह के स्पेशलाइज्ड हाइफे नजर आते हैं व्हिच आर नोन एज एसेप्टेट हाइफे. ऐसे हाइफे कि जिनके दरमियान में क्रॉस वॉल्स या सेल वॉल्स मौजूद नहीं होती, तो उस सूरत में वो एक सिनोसिटिक कंडीशन शो कर रहा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये सेल्स आपस में फ्यूज हो चुके हुए हैं और जब बहुत सारे सेल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे उनके दरमियान में पार्टीशंस नजर नहीं आएंगी, तो इट विल अपीयर एज अ ह्यूज लॉन्ग सेल और उसमें न्यूक्लियाई की तादाद 2, 3 या इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है. दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज नोन एज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. ऑलराइट, फिर ये तो इसके हमने तादाद की बात की है कि डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद हो सकता है. इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगली चीज हमारे पास आ रही है दैट इज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस. इसमें सबसे पहली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल कंपोजिशन. ओके, केमिकल कंपोजिशन के एतबार से द न्यूक्लियस इट इज मेड अप ऑफ RNA, it is made up of DNA, it is made up of some specialized proteins and enzymes. Alright students, अब ये जो हमने यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन लिखी है न्यूक्लियस की, इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये मॉलिक्यूल्स ही मौजूद हैं इसके अंदर, ओके, बल्कि ये इंटीग्रेट होके फर्दर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और उन स्ट्रक्चर्स को अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके स्टडी करते हैं. द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनवेलप. अब स्टूडेंट्स एक बात मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में भी बताई है, यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके लिए कि सम टाइम्स हम ऑर्गेनेल्स के साथ सिर्फ उनकी मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं करते बल्कि हम क्या देते हैं कि इट इज एन एनवेलप. ओके, तो एनवेलप का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद है, ये सिंपली एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर जैसा स्ट्रक्चर नहीं है. ओके, तो अगेन न्यूक्लियर एनवेलप के लिए जब हम एनवेलप की टर्म यूज कर रहे हैं तो इट मींस व्हाट? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर. It is a double membrane bounded structure. Inner membrane is smooth और अंदर वाली मेम्ब्रेन का काम क्या है कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो अंदर वाले सारे का सारा सब्सटेंस है उसको रेगुलेट करना, पार्टिकल्स को या न्यूट्रिएंट्स को या डीएनए और आरएनए को इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करवाने के लिए कंट्रोल करना. ओके, फिर जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पे इसकी थोड़ी सी ज्यादा सिग्निफिकेंस है. आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स एन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम. ये टर्म मैंने पहले भी यूज की हुई है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER जिसको हम एब्रिविएट करते हैं, और फिर फर्दर इसकी ब्लेबिंग से गोल्जी और बहुत सारे वेसिकल्स भी बनाए जाते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है समटाइम्स इट इज आल्सो पॉसिबल दैट विद द आउटर मेम्ब्रेन अटैच्ड राइबोसोम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड. Attached ribosomes can be observed on the outer membrane.
ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इनर मेम्ब्रेन सिंपल मेम्ब्रेन थी, जो बैरूनी मेम्ब्रेन है ये फर्दर एक्सटेंड हो रही है, छोटे छोटे चैनल्स बनाती है, ट्यूब्स बनाती है और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफाई हो जाती है. बट देयर इज वन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए याद रख सकते हैं. दैट इज अबाउट द न्यूक्लियर पोर्स. बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर नजर आ सकते हैं. अब बुनियादी तौर पे ये पोर्स जो हैं ये सिर्फ ओपनिंग्स नहीं है, बल्कि दे आर कंट्रोल्ड बाय सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स. और उन प्रोटीन्स का काम क्या होता है कि हर वो बड़ा मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर भेजा जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है उसको कंट्रोल करना और उसको एनालाइज करने के बाद इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करवाना. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स वेरीज इन डिफरेंट सेल्स. Okay, students, especially the undifferentiated cells अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कौन से होते हैं? वो सेल्स जो अभी तक अपनी इमेच्योर फॉर्म में मौजूद हैं और उनको किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिहाज से स्पेशलाइज नहीं किया गया. दे आर नोन एज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल एग सेल्स जो होते हैं, ठीक है. फिर इसके साथ ही साथ एग सेल्स के साथ अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो नियोनेट्स के अंदर जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके अंदर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं. ये सारे के सारे जो सेल्स हैं दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. ओके, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर देखा गया है देयर कैन बी अप टू 30,000 न्यूक्लियर पोर्स ऑन द न्यूक्लियर एनवेलप. ओके, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? वो सेल्स जो अभी तक किसी मखसूस काम के लिहाज से स्पेशलाइज्ड नहीं किए जा सके, उनके अंदर इतने ज्यादा न्यूक्लियर पोर्स हो सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंटली जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एंड आउट ट्रांसफर हो रही होती है, तो इस वजह से न्यूक्लियर पोर्स की तादाद ज्यादा होगी. देन इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंशिएटेड सेल्स, आपकी बुक में एग्जांपल ली गई है एरिथ्रोसाइट्स. Erythrocytes are what? Red blood cells. Okay? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमंस व्हेन दे गेट मैच्योर्ड, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उस वक्त तो उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता. जब न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियर पोर्स नहीं होंगे. ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे रेड ब्लड सेल्स की बात नहीं हो रही. दे कंटेन ओनली 3 to 4 pores. ओके स्टूडेंट्स, अब इस इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चलता है कि ना सिर्फ ये कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सेम सेल, बल्कि इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स कैन वेरी. ओके, इनकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है. न्यूक्लियाई खुद भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर जो पोर्स मौजूद हैं, जो सुराख मौजूद हैं, दे कैन ऑल्सो वेरी इन देयर नंबर. उनकी तादाद भी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा तक भी पॉसिबल है. ऑलराइट, देन आफ्टर द न्यूक्लियर पोर्स अगर हम बात करें द ग्राउंड सब्सटेंस that is present within the nuclear envelope. न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है वो क्या कहलाता है? It is nucleoplasm. Okay? In the beginning of this chapter मैंने आपको बताया था एक सेशन में कि जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद टोटल लिविंग मैटर बनता है एंड दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. तो इस लिहाज से न्यूक्लियोप्लाज्म इज एन इम्पोर्टेंट ग्राउंड सब्सटेंस कि जो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो सिंपली हम इसको कहते हैं द ग्राउंड सब्सटेंस present within the nuclear envelope and contains chromatin, proteins and nucleolus. All right students, so this is about the nucleoplasm.
बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, इसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है जिसके अंदर बहुत सारे अपने कंटेंट्स मौजूद हैं, जिसमें RNAs भी हो सकते हैं, DNAs भी हो सकते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स भी मौजूद होते हैं। अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो हमें क्रोमेटिन की फॉर्म में नजर आएंगे, और फिर इसी तरह कुछ प्रोटीन्स और एक डेंस बॉडी नजर आती है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। ओके, तो इन कंपोनेंट्स की डिटेल्स के लिए अगले पोर्शन पे देखते हैं इसको। नेक्स्ट कंपोनेंट इज न्यूक्लियोलस। जी स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस क्या इससे पहले मैं इसके मतलब कुछ बता चुका हूं आपको? यस, इनसाइड द राइबोसोम्स, मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि द राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, बट व्हाट आर द फैक्ट्रीज ऑफ द राइबोसोम्स? राइबोसोम्स खुद कहां पे बनाए जाते हैं? तो दिस इज द राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ओके, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स के बनाने वाली जगह है, दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज न्यूक्लियोलस। ऑलराइट, तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात पहले आएगी, दिस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड organelle of a eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर नॉर्मली हम कहते हैं कि they contain membrane bounded organelles, but centrioles or ribosomes or the nucleolus, these three are the non-membrane bounded organelles of a eukaryotic cell. All right students, then what is nucleolus made up of? इसकी कंपोजिशन के लिहाज से इसके स्ट्रक्चर को जब देखा जाए तो it appears as a dense body. ये ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल इसी तरह जैसे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नजर आ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस नजर आ रहा होता है। अब जो न्यूक्लियोलस की अपनी अपीयरेंस है उसको अगर डिटेल से देखें तो हम कह सकते हैं कि according to its morphology, the nucleolus is differentiated into two different regions. पहले वाला हिस्सा that is known as granular part or granular region, दानेदार हिस्सा, and the other one is known as fibrillar region or fibrillar part. छोटे छोटे फिब्रिल्स पे, फाइबर्स पे मुश्तमिल हिस्सा। ऑलराइट, अब देखें जो पहले वाला हिस्सा है ग्रैन्युलर पार्ट, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्रीकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सबयूनिट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स बजाते खुद अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो वो खुद दो अलग-अलग कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं, 60s सब यूनिट और 40s सब यूनिट। उन सब यूनिट्स को बनाने वाले प्रोटीन्स इस हिस्से में हमें नजर आते हैं, दैट इज नोन एज ग्रैन्युलर पार्ट। और चूंकि इसकी अपीयरेंस ही दानेदार है तो इस वजह से इसका नाम ये रख दिया गया है। एंड इट इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियोलस, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज पेरिफेरल रीजन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, then is the second part, okay? Fibrillar region जो हमें रेशेदार या धागेनुमा हिस्सा नजर आ रहा है in the core of the nucleolus, ये किस चीज पे मुश्तमिल है? राइबोसोम्स की बात हो रही है तो आधा हिस्सा तो प्रोटीन्स के पास है और बाकी आधा किसके पास होता है? राइबोसोमल RNA। और ये राइबोसोमल RNA खुद ट्रांसक्राइब हुआ है राइबोसोमल DNA से, उसके फाइबर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, and this is present in the core of nucleolus. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोलस की अपनी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से वो जो उसकी अपीयरेंस हमें नजर आ रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको दो अलग-अलग हिस्सों में तकसीम कर दिया है। याद रहे इन दोनों हिस्सों के बाहर कोई और मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ओके, फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है न्यूक्लियोलस? इट इज द राइबोसोम synthesis region, or we can say factory. All right, फिर next
is one of the most important part of the nucleus, and that is chromatin. The genetic material जिसकी वजह से न्यूक्लियस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, and the chromosomes. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो दोनों टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, द फर्स्ट वन chromatin and the second one chromosomes, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या फिर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के नाम है? ओके, केमिकली वी कैन से दैट दे आर सेम, एक ही चीज़ के नाम हो सकते हैं, बट स्ट्रक्चरली इन दोनों के अंदर स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सेल और उसके साथ ही साथ इनके एक्सप्रेशन के लिहाज से डिफरेंस है. नंबर वन, क्रोमेटिन. This is a thread-like network of the genetic material inside the nucleus when cell is in non-dividing phase. Okay? वो condition जब सेल अभी तकसीम नहीं होना शुरू हुआ, उस वक्त जो हमें सेल नजर आता है, न्यूक्लियस जो नजर आता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन के धागे नजर आते हैं और वो डीएनए और प्रोटीन्स पे मुश्तमिल है. ओके? फिर जो दूसरी तरफ क्रोमोसोम्स हैं, ये हमें कब नजर आना शुरू होंगे? जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर दे, सेल डिवीजन की बिगिनिंग हो, तो उस वक्त क्रोमेटिन नेटवर्क कॉम्पैक्ट हो जाता है और जो कंडेंसेशन के बाद हमें बॉडीज नजर आती हैं, दे अपीयर टू बी हैविंग आर्म्स एंड अ सेंट्रल पॉइंट दैट इज नोन एज सेंट्रोमेयर. जो बाजू हमें इनके नजर आते हैं, दे आर क्रोमेटिड्स, और जो दरमियान वाला हिस्सा है दैट इज नोन एज सेंट्रोमेयर, जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होता है. अब स्टूडेंट्स, जो क्रोमेटिन है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? It is made up of DNA and specialized proteins, histones. Okay? Chromosomes, chemical composition इनकी भी same है, but the chromatin is thread-like network, और जो chromosomes हैं, they are compact bodies. Okay? फिर the chromatin, it is sometimes differentiated into two regions, okay, or two parts we can say. एक हिस्से को हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, और दूसरे हिस्से को कहा जाता है हेट्रोक्रोमेटिन. ओके स्टूडेंट्स, यूक्रोमेटिन क्रोमेटिन मटेरियल का वो वाला हिस्सा जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्सप्रेस होता चला जा रहा है. ओके? और हेट्रोक्रोमेटिन वो वाला डेंस पार्ट या वो वाला कॉम्पैक्ट रीजन जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन नॉर्मली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता. तो ये क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर ये 2 पॉइंट्स का इजाफा कर लें आप. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रोमोसोम्स, तो हम क्रोमोसोम्स की एक्सप्लेनेशन में ये बात शामिल कर रहे हैं कि ये बना किस किस चीज़ का हुआ है. तो इट इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिड्स, जो इसके बाजू होते हैं, एंड द सेंट्रोमेयर. क्रोमेटिड्स एंड द सेंट्रोमेयर. ओके? क्रोमेटिड्स वाला पार्ट जो कि हिस्टोन्स और डीएनए पे मुश्तमिल है, कॉइल्ड और फिर सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में नजर आता है. सेंट्रोमेयर के अंदर स्पेशलाइज्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं और काइनेटोकोर रीजन्स होते हैं जहां पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं और फिर इनको पुल करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ताकि क्रोमोसोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और फिर सेल जो है उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा सके व्हेन दे विल बी द डॉटर सेल्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन क्रोमोसोम्स में एक बड़ी अहम बात, और वो क्या है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज इज ऑलवेज स्पेसिफिक. ओके? मसलन अगर हम ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस के अंदर एक मखसूस तादाद में क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे. आप कोई भी सोमैटिक सेल निकाल के देख लें, उसके अंदर अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आपको इक्वल एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नजर आएगा, और वो क्या है? 46. Number of chromosomes is specific for a specific species. Okay? For example, humans have 46 chromosomes. इसी तरह से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर और ज़्यादा डिफरेंट तादाद में क्रोमोसोम्स मौजूद हो सकते हैं. इनकी एग्जांपल्स हम अभी देखते हैं इसी बोर्ड के पहले हिस्से के अंदर.
जी स्टूडेंट्स, सो मैं एक प्रॉपर एनलिस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। ह्यूमंस की एग्जांपल हम पहले वहाँ पे ले चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा से नोट कर रहा हूँ। ह्यूमंस दे कंटेन 46 chromosomes, okay? Then Drosophila melanogaster, fruit fly जिसको हम कहते हैं, it contains 8 chromosomes. Then potato, aloo, it contains 48 chromosomes. Then is chimpanzee, 48 chromosomes, okay? Then onion, it contains 16 chromosomes. Then is frog, it contains 26 chromosomes. Okay students, अब ये जो सारे के सारे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट किए हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं और साथ उनके क्रोमोसोम्स की तादाद है। अब इसमें मैं 2 पॉइंट्स का इजाफा करने लगा हूँ। अगर आप इसी लिस्ट को गौर से देखें, पोटैटो और चिंपैंजी के अंदर क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो तो सेम है, लेकिन क्या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जैसे हैं? नो। पोटैटो इज अ प्लांट और चिंपैंजी इज एन एनिमल। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस तो ज़रूर है, और वो डिफरेंस एक बहुत आसान सा जवाब है इस सवाल का कि दे कंटेन डिफरेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, तो इसका मतलब यह है क्रोमोसोम्स की तादाद अगर सेम हो भी जाए तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकी डिफरेंट होगी एक दूसरे से, तो उसकी बुनियाद पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरी, इनमें इख्तलाफ पाया जा सकता है या ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट जो इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जितने भी क्रोमोसोम्स के नंबर हमने लिखे हैं यहाँ पे, दिस कंडीशन इज नोन एज डिप्लॉयड कंडीशन। ओके, ये टर्म्स आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, लेकिन इसको मैं यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से, ताकि आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाए क्रोमोसोम्स की तादाद के लिहाज से। नाउ डिप्लॉयड जिसको हम कहते हैं, इट इज एक्चुअली डायप्लॉयड। ओके, कि क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो चुकी हुई है, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की बात करें तो 46 इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसका हेप्लॉयड कितना होगा? हाफ ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इट इज ऑलवेज 23। ओके, 46 को हम कहते हैं दिस इज प्रेजेंट इन द सोमैटिक सेल्स, और 23 इट इज प्रेजेंट इन द जर्म सेल्स that are sperms and egg cells. Okay students, so इसी तरह ह्यूमंस के साथ बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें। ड्रोसोफिला, if it has 8 number of chromosomes in its somatic cell condition, तो इसके स्पर्म्स और एग्स या इसके जो जर्म सेल्स हैं या गेमीट्स जिनको हम कहते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाएगी, हेप्लॉयड हो जाएगी, इट विल बिकम 4। पोटैटो के अंदर 48 को डिवाइड कर लें आप 2 से, तो इट विल बी 24। यस, ओके, इनके साथ ही मैं इनकी हेप्लॉयड कंडीशन लिखता जा रहा हूँ। 46 it will become 23, 8 it will become 4, 48 will become 24, 48 it will become 24, onion it will become 8, and in the frog it will be 13. All right students, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 अलग-अलग सिंबल्स के साथ। दिस कंडीशन इज कॉल्ड 2n, द डिप्लॉयड कंडीशन, एंड दिस इज कॉल्ड n और 1n, दैट इज द हेप्लॉयड कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, सो क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जब हमने इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ देखना होता है तो इस तरह से थ्रेड्स या ये डेंस स्ट्रक्चर्स हमें नज़र नहीं आते। इनको क्लियरली देखने के लिए स्टेन किया जाता है, इनको कलर करना ज़रूरी है। जैसे कि आपकी बुक के अंदर फिगर बनी हुई है, उसमें आपको न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस और इनर रीजन सारे का सारा वो ब्लूइश कलर नज़र आ रहा है या वायलेट कलर सा नज़र आ रहा है। दैट इज बिकॉज इट इज स्टेन्ड, उसको रंग चढ़ाया गया है ताकि उसके इन स्ट्रक्चर्स को मजीद अच्छे तरीके से देखा जा सके। तो उसके लिए बेसिक डाइज यूज़ की जाती हैं नॉर्मली, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू एग्जाम्पल है हमारे पास एक बहुत अच्छी, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है स्टेनिंग फॉर द न्यूक्लिक एसिड्स में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो क्रोमेटिन है या क्रोमोसोम्स हैं,
because they have DNA. That's why they can be stained with these basic dyes to observe under electron microscope. Okay students, तो ये सब के सब कुछ बुनियादी बातें about the structure and the function of the nucleus, उसके components क्या कर रहे हैं सेल के लिए और वो खुद किस चीज़ पे मुश्तमिल हैं। होपफुली आपको इस सब का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा स्टडी करने से। इसमें पूरे टॉपिक के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, अगर पूरा ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें न्यूक्लियोलस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और क्रोमोसोम्स, और ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला पोर्शन हमने देखा है एंड पे, इट कैन बी इंक्लूडेड एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।